नमस्कार, आप सभी ने अध्याय वंशांगति एवं विविधता के सिद्धांत पूरी तरीके से पढ़ लिया। अब इसके बाद आता है आपका अगला अध्याय जो कि है वंशांगति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। अभी तक आपने पढ़ा कि वंशांगति के लिए कोई कारक जिम्मेदार होता है, वो कारक माता पिता से संतान में जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि वो कारक था क्या। वो कारक एक्चुअल में डीएनए था, मतलब जीन था, जीन डीएनए पर पाए जाते हैं। यानी हम पढ़ेंगे कि डीएनए ही होता है जो लक्षणों को माता पिता से संतान में लेकर जाता है। यानी डीएनए क्या होता है? आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो आनुवंशिक पदार्थ का डेफिनेशन सिंपल सा है कि वो पदार्थ या वो कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में यानी माता पिता से उनकी संतान में लेकर जाता है। तो डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। इस अध्याय में आपको ये पूरी तरीके से पढ़ाया जाएगा। अब पहले जब मेंडल ने अपना जो प्रयोग किया था, तो प्रयोगों के बाद जो भी उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तावित किया, तो उनमें वे जो कारक थे जो वंशांगति प्रतिरूप का नियंत्रण करते हैं, उनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उनके समय के वैज्ञानिकों को भी इनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। 100 वर्ष बाद, यानी मेंडल के प्रयोगों के 100 वर्ष के बाद अनुमानित आनुवंशिक पदार्थ का पता चला। यानी ऐसा लगा कि ये डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है, अनुमान लगा लोगों को। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारी बातें होती थी कि कोई ज़रूरी नहीं है डीएनए ही, हो सकता है आरएनए आनुवंशिक पदार्थ हो सकता है प्रोटीन आनुवंशिक पदार्थ हो। तो मतलब कि एक हमें प्रूफ चाहिए था। जब तक वो प्रूफ ना मिल जाता, एक ऐसा प्रूफ जो ये पूरी तरीके से डिसाइड कर दे कि नहीं डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है, तब तक लोगों में कन्फ्यूज़न बनी रही। कोई कहता आरएनए होता है, कोई कहता प्रोटीन होता है, कोई कहता डीएनए होता। फाइनली जब बहुत सारे प्रयोग हुए और लास्ट में अल्फ्रेड हार्से और मार्था चेज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया, उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ होता है। लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। तो आरएनए और डीएनए दोनों ही आनुवंशिक पदार्थ कार्य करते हैं, लेकिन अधिकांशतः जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। कुछ विषाणुओं जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, एचआईवी वायरस, बैक्टीरियोफेज, इनमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य कर सकता है। ठीक, तो इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे डीएनए के बारे में, यानी आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है, उसकी संरचना के बारे में, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है इसके बारे में। आरएनए के बारे में पढ़ेंगे कि आरएनए की संरचना कैसे होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या कार्य करता है। फिर हम पढ़ेंगे कि फाइनली कि डीएनए से आरएनए कैसे बनता है, आरएनए से प्रोटीन कैसे बनता है। सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। बस आपको जितना बताते जाऊँगा उन चीज़ों को एकदम याद करते चलना, कुछ नहीं है। लोग घबरा जाते हैं इस चैप्टर से, लेकिन है कुछ नहीं। एनसीईआरटी की लाइन टफ है, मैं जैसे आपको बताऊंगा उस तरह से पढ़ते जाना, सब कुछ तैयार हो जाएगा। ठीक है, आइए चलिए शुरू करते हैं। आपका अध्याय है वंशांगति का आणविक आधार। वंशांगति का आणविक आधार, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, वंशांगति का आणविक आधार, यानी हम उस अणु को ढूंढेंगे जो वंशांगति के लिए जिम्मेदार होता है। वो अणु जो माता पिता से संतान में जाता है और माता पिता के लक्षण को उनकी संतानों में प्रदर्शित करता है। तो वो कौन है? डीएनए। डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। लेकिन आप बात को याद रखना, कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है। जेनेटिक मटेरियल आखिर हम किसे कहते हैं? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ या वे कारक जो लक्षणों को माता पिता से संतान में यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, आनुवंशिक पदार्थ जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। क्लियर है बातें? आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है याद करिए, जितना कहेंगे सब याद करते चलेंगे, लिखेंगे भी कुछ नहीं। ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो वे पदार्थ या कारक जो आनुवंशिक लक्षणों को, आनुवंशिक लक्षण कौन से होते हैं? जैसे बाल का कलर, बाल का शेप, चेहरे का शेप, चेहरा का कलर, ये सारी चीज़ें आनुवंशिक लक्षण जो उनके माता पिता से संतान को जाती है। जो आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी अर्थात माता पिता से संतान में ले जाता है।
आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। आनुवंशिक पदार्थ कहलाता है। तो सर्वाधिक जीवों में, सभी नहीं कहेंगे, अधिकांशतः या सर्वाधिक जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, लेकिन कुछ विषाणुओं में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। इस बात को तुरंत याद करिए। सर्वाधिक जीवों में डीएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है, परंतु कुछ विषाणुओं यानी वायरसेस में, कुछ विषाणुओं यानी वायरस में, जैसे टीएमवी का फुल फॉर्म क्या होता है? टोबैको मोज़ेक वायरस, जो तंबाकू को नुकसान पहुंचाता है। टोबैको मोज़ेक वायरस। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। इसको तो आप लोगों को याद होगा, मुझे डेफिनेटली ये चीज़ पता है। पता नहीं हम लोग उन्हीं चीज़ों पर क्यों इतना फोकस करते हैं जो सबसे गंदे होते हैं। इन्फ्लुएंजा, ठीक है, में कौन काम करता है? आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ का कार्य करता है। क्लियर बात है? इतना आसान है। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। पहले हम डीएनए के बारे में पढ़ेंगे, डीएनए की संरचना कैसे होती है, फिर हम आरएनए की संरचना को पढ़ेंगे। हालांकि थोड़ा सा हम रिलेट करके पढ़ेंगे जिससे हमें और अच्छे से चीज़ें पता चले। तो डीएनए का पूरा नाम हम पढ़ेंगे कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। तो इसका पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। हिंदी में कहते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। उसके बाद है आरएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या चीज़ है, यहाँ पर अंतर क्या है? यहाँ पर लिखा है डीऑक्सी, है ना। तो डीऑक्सी होगा तो डीएनए, और सिर्फ राइबो न्यूक्लिक होगा तो आरएनए। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक होगा तो डीएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड होगा तो वो आरएनए। हालांकि ये नाम बार बार लेते रहोगे तो याद हो जाएगा, उसके बारे में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अब हम देखें डीएनए आखिर होता क्या है, किससे बना होता है, कौन सी चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बहुलक होते हैं। अब ये क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक? पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है, यानी पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो अब यहाँ पर शब्दों पर ध्यान दोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जब कोई चीज़ एक से अधिक होती है, वही चीज़ एक से अधिक बार होती है, तब हम वहाँ पर शब्द यूज़ करते हैं पॉली। पॉली का मतलब होता है अनेक। यहाँ पर इस शब्द को ध्यान देना, पॉली का मतलब क्या होता है? अनेक। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड यानी अनेक न्यूक्लियोटाइड। मान लो एक न्यूक्लियोटाइड ये है, ये एक क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, ये फिर नेक्स्ट वाले से जुड़ा, फिर ये नेक्स्ट वाले से जुड़ा। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड था, दूसरा न्यूक्लियोटाइड इससे जुड़ा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो कितने हो गए? अनेक हो गए ना।
अनेक न्यूक्लियोटाइड, तो इसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। और डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीमर होता है, क्योंकि कई प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर बनता है। एक प्रकार का न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोटाइड कुल 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के न्यूक्लियोटाइड से जुड़कर ये बनता है। हालांकि होने को 5 होते हैं, लेकिन डीएनए में 4 ही प्रकार के पाए जाते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड 2, 3, 4, 5, 6, 7 बहुत लंबी श्रृंखला, हजारों लाखों न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर डीएनए की संरचना को बनाते हैं। तो हमें यहाँ पर अब पढ़ना क्या है, आप पहले याद करो कि डीएनए क्या होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। अब हमें यहाँ पढ़ना है, पॉली का तो कुछ मतलब नहीं होता, पॉली का मतलब होता है अनेक, यानी ये कोई संरचना तो नहीं है। हम पढ़ेंगे ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है एक्चुअल में, क्योंकि डीएनए किसका बना है, कई सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है। तो हम पहले ये पढ़ेंगे कि ये न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, याद करिए, न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। पहला नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार, दूसरा पेंटोज शर्करा, तीसरा फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, इसे इंग्लिश में कहते हैं नाइट्रोजन बेस, इसे इंग्लिश में कहते हैं पेंटोज शुगर, इसे इंग्लिश में कहते हैं फास्फेट ग्रुप। ठीक है, तो याद करिए न्यूक्लियोटाइड कितनी चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, 3 चीज़ों से। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप कह रहे हैं ना, वैसे याद करोगे तो सब आसान हो जाएगा। डीएनए किसके बने होते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड किससे बने होते हैं, 3 चीज़ों से, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह। अब हम एक एक के बारे में, पहले इनके बारे में पढ़ेंगे कि नाइट्रोजन क्षार क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, पहला नाइट्रोजन क्षार, नाइट्रोजन क्षार। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन और पिरिमिडीन, कई जगह पर ये पायरिमिडीन लिखा होता है, तो आप चाहे जो पढ़ लो, हम इसे पिरिमिडीन ही बोलते हैं। नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार का होता है, प्यूरीन और पिरिमिडीन। जो प्यूरीन होता है वो द्विचक्रिक होता है, डाइसाइक्लिक नेचर का होता है, डाइसाइक्लिक। अब ये क्या है, तो अभी आपको संरचना में दिखाएंगे। ये एक चक्रीय होता है, मोनोसाइक्लिक, मोनोसाइक्लिक। अब इसके अंतर्गत कौन आता है, प्यूरीन। तो प्यूरीन के अंतर्गत आता है एडेनिन और ग्वानिन। याद करिए, इसके अंतर्गत 2 नाइट्रोजन क्षार आते हैं, एडेनिन व ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन के अंतर्गत आते हैं 3 थाइमिन, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अब यहाँ पर डीएनए आरएनए दोनों को रिलेट करके पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। प्यूरीन द्विचक्रिक होता है, जिसके एग्जाम्पल है। अब द्विचक्रिक क्या होता है इसको समझ लो पहले। द्विचक्रिक का मतलब होता है जिनमें 2 चक्र पाए जाएं। देखो, एक चक्रीय हो गया, दूसरा चक्रीय हो गया, 2 बेंजीन रिंग पाए जाएं, बेंजीन रिंग जैसी संरचना, उसे हम डाइसाइक्लिक का द्विचक्रिक कहते हैं। तो एडेनिन में द्विचक्र होता है, ग्वानिन में द्विचक्र होता है। ये दोनों प्यूरीन के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। बाकी सभी एक चक्रीय होते हैं। देखो, ये भी एक चक्रीय है, ये भी एक चक्रीय है, ये भी एक चक्रीय है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्यूरीन के एग्जाम्पल, प्यूरीन क्या होते हैं, प्यूरीन द्विचक्रिक होते हैं, डाइसाइक्लिक होते हैं, और इनके एग्जाम्पल एडेनिन ग्वानिन। पिरिमिडीन एक चक्रीय होता है, इसके एग्जाम्पल हैं थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल।
थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल, एक चक्रीय और ये द्विचक्रीय। क्लियर है बातें? लेकिन ध्यान देना, इनको शॉर्ट फॉर्म से भी लिखते हैं, इस बात को भी ध्यान दो, इनको शॉर्ट फॉर्म से भी लिखते हैं। जैसे एडेनिन को ए से डिनोट करते हैं, ग्वानिन को जी से, थायमिन को टी से, साइटोसिन को सी से, यूरेसिल को यू से। अब बात यह आती है कि इन 5 है ना, 5 में से 4 ही पाए जाते हैं डीएनए में भी, आरएनए में भी। तो कौन सा ऐसा है जो डीएनए में नहीं पाया जाता, कौन सा ऐसा है जो आरएनए में नहीं पाया जाता? तुरंत याद करिए, खूब पूछा जाता है ये। डीएनए में नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, बस। डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता, यूरेसिल एब्सेंट, ठीक है, यूरेसिल नहीं पाया जाता। वहीं हम बात करें आरएनए में, तो आरएनए में पाया जाता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। यहाँ आरएनए में थायमिन की जगह पर यूरेसिल होता है, यानी आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता, थायमिन एब्सेंट। क्लियर है बातें? ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। तो डीएनए में यूरेसिल नहीं पाया जाता और आरएनए में थायमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, यानी आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। क्लियर? कहीं से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर को। तो ये है एडेनिन का स्ट्रक्चर, ये है ग्वानिन का स्ट्रक्चर, ये है थायमिन, साइटोसिन, यूरेसिल। आपके ऊपर है स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए या ना करिए, क्योंकि शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। अगर एनसीईआरटी में मेंशन है तो आपको पढ़ना चाहिए, और अगर मेंशन नहीं है, वैसे उम्मीद है कि मेंशन नहीं है, तो मत पढ़िएगा। अब ये तो हो गया नाइट्रोजन क्षार को। आपने अभी पढ़ रखा है कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड या मतलब न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह। तो नाइट्रोजन क्षार तो आपने पढ़ लिया, कितने प्रकार के होते हैं? 2, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का? 2, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार का? 3, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। डीएनए में कौन सा पाया जाता है? डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। आरएनए में कौन सा पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन की जगह पर यूरेसिल। अब हम पढ़ेंगे पेंटोस शर्करा के बारे में कि ये पेंटोस शर्करा क्या होता है। तो पेंटोस शर्करा, जिसे हिंदी में, शुद्ध हिंदी में कहा जाता है पंचकार्बनीय शर्करा। पेंट का मतलब होता है 5, ठीक है। तो पंच कार्बनीय शर्करा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं पेंटोज शर्करा, पेंटोज शुगर, ये 2 प्रकार का होता है। याद करिए, पेंटोज शर्करा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शर्करा, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और दूसरा है राइबोज शर्करा, राइबोज शर्करा, राइबोज शुगर। तो अब बात यह आती है कि डीएनए में कौन सा पाया जाता है और आरएनए में कौन सा पाया जाता है। तो डीएनए में पाया जाता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसी नाते तो इसे कहते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में पाया जाता है राइबोज शर्करा, इसीलिए आरएनए को क्या कहा जाता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर है बातें? अब इन शर्करा की संरचना में क्या अंतर होता है? देखो, पंच कार्बनी है ना, तो 5 कार्बन तो पाए ही जाएंगे। तो 5 कार्बन पाए जाते हैं, पंच कार्बनीय शर्करा है तो 5 कार्बन तो पाए ही जाएंगे। और इस तरह से उसकी संरचना होती है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ 5 कार्बन होते हैं। नंबरिंग हम हमेशा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन। यहाँ पर होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन। अब अगर ये डीऑक्सीराइबोज है तो डीऑक्सीराइबोज में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है और टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। अब यहाँ की जगह पर अब यहाँ पर पढ़ें, देखो ये है इसको हटा दो, ये है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा किसमें पाया जाता है? डीएनए में।
तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा में देखो 5 कार्बन होंगे, 5 कार्बन होगा, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 4th एंड 5th कार्बन, 5 कार्बन हो गए, 5 कार्बन ही हो गया। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, 4th, 5th। तो सेकेंडरी कार्बन पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है और टर्सरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। जबकि अगर हम बात करें राइबोस शर्करा की, तो राइबोस शर्करा में प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन। तो राइबोज शर्करा में आप देखो तो प्राइमरी, सेकेंडरी कार्बन पर क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। यही अंतर है दोनों प्रकार के शर्करा में, यही अंतर है कि डीऑक्सीराइबोस शर्करा के सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोजन ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल नहीं होता। वहीं राइबोस शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। क्लियर है बात है? उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई। अब एक्चुअल में आपने ये तो पढ़ लिया, 2 चीज़ें हो गई। न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें पाई जाती है ना, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह। तो आपने पढ़ लिया नाइट्रोजन क्षार को भी कि नाइट्रोजन क्षार 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन कितने प्रकार का? 2, एडेनिन और ग्वानिन। पिरिमिडिन कितने प्रकार का? 3, थाइमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। पेंटोस शर्करा पढ़ लिया, कितने प्रकार का होता है? 2, डीऑक्सीराइबोस शर्करा और राइबोस शर्करा। इनमें अंतर क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा में सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता, वहीं राइबोस शर्करा में सेकेंडरी कार्बन और टर्सरी दोनों पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे फास्फेट समूह। तो फास्फेट समूह कुछ नहीं होता, वो PO4 होता है। ठीक है, फास्फेट समूह क्या है? PO4। चलो यहीं पर हम बना दे रहे हैं। तीसरा क्या है? फास्फेट समूह। फास्फेट समूह PO4। तो फास्फेट समूह PO4 होता है। ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं। अब ये तीनों चीज़ें कैसे मिलकर DNA को बनाती हैं, हम ये समझना है। चलो देखो, मैंने बताया कि DNA में डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाया जाता है, यानी इसके सेकेंडरी कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं पाया जाता। और यही रीज़न भी है कि DNA इतना स्टेबल होता है। यहाँ पर OH, यहाँ पर H, 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 OH, H, H, OH। ठीक है, CH2OH होता है, सॉरी, H2OH। तो ये हो गया अभी पेंटोस शर्करा। कौन सा? डीऑक्सीराइबोज। अभी हम DNA के बारे में पढ़ेंगे, RNA को आप बाद में बताएंगे। जो अंतर थे DNA RNA में थोड़े बहुत, वो मैंने आपको बता दिया। डीऑक्सीराइबोज शुगर है। ये 3 चीज़ें पाई जाती है ना न्यूक्लियोटाइड में, पेंटोस शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फास्फेट समूह। अब यहाँ पर अगर हम काउंट करें तो ये कौन सा कार्बन है? प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन। तो डीऑक्सीराइबोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से जुड़ता है नाइट्रोजन क्षार। देखो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन क्षार, पेंटोस शर्करा और फास्फेट समूह। ठीक है, तो पेंटोस शर्करा तो बन गया कि ये पेंटोस शर्करा है। अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार आता है, तो नाइट्रोजन क्षार को हम यहाँ पर N से डिनोट करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन बेस को N से डिनोट करते हैं। अब नाइट्रोजन क्षार कुछ भी हो सकता है, एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन हो सकता है या थाइमिन हो सकता है, लेकिन DNA में यूरेसिल नहीं हो सकता। अब ये नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से आकर जुड़ जाता है। यहाँ पर आ गया नाइट्रोजन क्षार। जिस बॉन्ड के द्वारा नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ता है उस बॉन्ड को कहते हैं, अभी नहीं बताएंगे नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी बस इतना समझो कि पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। अब इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। इस बात को ध्यान रखना, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर भी यहीं समझ लो तुरंत। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड होता है नाइट्रोजन क्षार
नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा, यानी जब पेंटोज शर्करा से केवल नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है तब इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है जिससे डीएनए बनता है? न्यूक्लियोटाइड क्या होता है तो ध्यान से समझना, साइड और टाइड में एक अक्षर का सिर्फ अंतर है। न्यूक्लियोटाइड है और ये साइड है। तो न्यूक्लियोटाइड में क्या पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड में प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ जाता है और पेंटोज शर्करा के 5वें कार्बन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, फोर्थ और फिफ्थ 5वें कार्बन से जुड़ता है ये फास्फेट समूह PO4। जब पेंटोज शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ा हो और 5वें कार्बन से फास्फेट समूह जुड़ा हो तब अब इस संरचना को कहा जाता है न्यूक्लियोटाइड। यही तो है, फास्फेट समूह प्लस नाइट्रोजन क्षार प्लस पेंटोज शर्करा। ठीक है, कितना आसान है। न्यूक्लियोटाइड 3 चीज़ों से, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, फास्फेट समूह, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षार, फास्फेट समूह, क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। ये अभी एक न्यूक्लियोटाइड बना है। अब इसका नाम कैसे रखते हैं न्यूक्लियोटाइड का? न्यूक्लियोसाइड का नाम कैसे रखते हैं? न्यूक्लियोटाइड का नाम कैसे रखते हैं? नाइट्रोजन क्षार की उपस्थिति के द्वारा। यानी अगर यहाँ पर एडेनिन है तो न्यूक्लियोसाइड हो जाता है एडिनोसिन, थाइमिन है तो यूरिडीन, साइटोसिन है तो साइटिडीन, ग्वानिन है तो ग्वानोसिन। ठीक है, इस तरह से नाम चेंज हो जाता है, आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल अभी आप न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड पहले पढ़ लो, समझ लो क्या होता है। अब मैंने क्या बताया था कि डीएनए क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपने एक न्यूक्लियोटाइड को पूरी तरीके से पढ़ लिया कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब इन्हीं एक न्यूक्लियोटाइड के साथ दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं, तो इसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब इससे जो तीसरा कार्बन है, तीसरे कार्बन पर दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ता है। आइए हम आगे देखते हैं। तो चलो अब फिर से हम वही चीज़ रिपीट कर रहे हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना बना रहे हैं। यह हो गया पेंटोज शर्करा। कुछ है नहीं है, बस आप लोग बस डरते हो कि वहाँ पर ये सब क्या लिखा है। एक बार प्रैक्टिस कर लो, एक बार मेरे साथ ऐसे बना लो, सब कुछ समझ में आने लगेगा। चलो कलर यहाँ पर चेंज कर देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये हो गया शुगर। अब यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार प्राइमरी कार्बन से, ठीक है, और फिफ्थ कार्बन से कौन जुड़ता है? फास्फेट समूह PO4। ठीक, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब एक न्यूक्लियोटाइड के तीसरे कार्बन से दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह जुड़ा होता है। अब ध्यान से समझो, दूसरा न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनने जा रही है। कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कैसे जुड़े होते हैं, अब ध्यान से समझो। ये हो गया PO4, ये इससे जुड़ जाता है, ठीक है, तीसरे कार्बन से। तो एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह से जुड़ जाता है। अब ये क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड और दूसरा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए हैं, तब इसे कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। अब इसी में फिर इसके तीसरे कार्बन से दूसरा न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा। मान लो कि यहाँ पर मैं कोई न्यूक्लियोटाइड बना दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसका अब PO4 इससे जुड़ेगा,
ठीक, तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसी तरीके से इसके तीसरे कार्बन पर दूसरा जुड़ेगा, फिर उसके तीसरे कार्बन पर तीसरा, ऐसे लंबी श्रृंखला बनती चली जाती है। इसी को कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला। क्लियर है बातें? अब हमें यहाँ पर कुछ सावधानियाँ याद रखनी है जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे नाइट्रोजन क्षार पेंटोस शर्करा से जुड़ा होता है किस बॉन्ड के द्वारा, तो इसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बंध या बॉन्ड। फास्फेट समूह किस बॉन्ड द्वारा पेंटोस शर्करा से जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बंध या बॉन्ड होता है ना, तो उसी को कहते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड का तीसरा कार्बन दूसरे न्यूक्लियोटाइड के फास्फेट समूह से किस बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, तो इसे कहते हैं 3-5- फास्फो डाइएस्टर बंध। बस ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये 3-5- क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि तीसरा कार्बन यहाँ पर है और पांचवा कार्बन यहाँ पर है, इसीलिए इसे 3-5- कहते हैं। कभी भी डीएनए आपस में जुड़ते नहीं हैं, कहीं पर खुले रहते हैं, उनका एक सिरा उधर लेफ्ट साइड में, एक सिरा राइट साइड में खुला रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पर देखो तो ये खुला रहेगा। अब हो सकता है कि इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड ना हो, तो यहाँ पर पांचवा कार्बन फ्री हो रहा है, तो इसे कहते हैं 5- सिरा। तो जब एक तरफ 5- सिरा मुक्त होता है तो दूसरी तरफ जरूर तीसरा मुक्त होता है। अब हो सकता है इसके तीसरे कार्बन से कोई न्यूक्लियोटाइड ना जुड़े, तो इसका तीसरा समूह, तीसरा कार्बन फ्री है, तब इसे कहते हैं 3- सिरा। ये हो गया 5- और 3- का कॉन्सेप्ट। अब चूंकि डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड नहीं होता, डबल स्टैंडर्ड होता है, यानी एक सेम इसी तरीके से यहाँ पर और सेम इसी का अपोजिट यहाँ पर होता है, इससे जुड़े होते हैं। यानी अब हम यहाँ पर बनाने चलें तो बड़ा ही गड़बड़ हो जाएगा। मैं फिर से दूसरे पेज पर बनाने की कोशिश करता हूँ पूरा स्ट्रक्चर। चलो सावधानी से बनाते हैं। पेंटोस शर्करा हो गया, नाइट्रोजन क्षार, हाइड्रोजन OH, सॉरी HOH CPO4, ठीक। अब इसके तीसरे कार्बन से वो जुड़ जाता है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह। अब इससे दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह। ठीक है। अब इसी के जस्ट अपोजिट में इसके संबंधित न्यूक्लियोटाइड जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर हमको उल्टा बनाना पड़ेगा। प्राइमरी कार्बन इधर जाएगा, सही है। ये जुड़ेगा, आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब मुझे तो चीज़ें रटी हुई हैं तो मैं कर ले जा रहा हूँ।
ये सब समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप अगर चाहोगे तो कर ले जाओगे। बस कुछ नहीं है, इसको ऐसे उल्टा करो और फिर इधर कर दो, वही संरचना है, क्योंकि ऐसे ही डीएनए के दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़े होते हैं। बस ये डीएनए का एक स्टैंड हो गया और ये दूसरा स्टैंड हो गया, क्योंकि डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब हो सकता है कि यहाँ पर नाइट्रोजन क्षार एडेनिन हो सकता है यहाँ पर। अब देखो, हमेशा याद रखना ये रूल है कि एडेनिन के सामने हमेशा थाइमीन आता है, और ये दोनों आपस में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर साइटोसिन हो, नाइट्रोजन क्षार, तो जब साइटोसिन होगा तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, ग्वानिन होगा, क्योंकि साइटोसिन के साथ हमेशा ग्वानिन जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ठीक, हो सकता है कि यहाँ पर फिर आ जाए थाइमिन। तो अभी आपने पढ़ा है थाइमिन किसके साथ जुड़ेगा, थाइमिन हमेशा एडेनिन के साथ जुड़ेगा। तो थाइमिन जुड़ता है एडेनिन के साथ, कितने बॉन्ड के साथ, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। बस यही है डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर। अब इसी के नीचे जितना बनाते जाओ, अब यहाँ पर आपको अगर समझ ले गए सारी चीज़ें तो कहीं पे भी कोई क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता डीएनए के स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे आपने पढ़ लिया कि नाइट्रोजन क्षार और कार्बन कहाँ पर होते हैं, नाइट्रोजन क्षार पेंटोसल्फाइड का किस कार्बन पर होते हैं, प्राइमरी कार्बन पर। फास्फेट समूह किस कार्बन पर होते हैं, 5वें कार्बन पर। एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस कार्बन पर जुड़ा होता है, 3रे कार्बन पर। बॉन्ड के नाम, इसका नाम है जहाँ पर नाइट्रोजन क्षार जुड़ा होता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बंध। इसका नाम है जहाँ पर फास्फेट समूह जुड़ा होता है उसे कहते हैं फास्फोएस्टर बॉन्ड। और जहाँ पर एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से 3रे कार्बन पर जुड़ा होता है उस बॉन्ड को कहा जाता है फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, 3-5 फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अब चाहे कितना भी लंबा हो जाए डीएनए, लेकिन दोनों सिरे स्वतंत्र जरूर होंगे, क्योंकि इनका जो एंड होता है वो आपस में ऐसे जुड़ नहीं जाता, ये फ्री होते हैं ऐसे। तो ये सिरा फ्री है, ये सिरा फ्री है, ये सिरा फ्री है, ये सिरा फ्री है। तो ये सिरा क्या है, क्यों, क्या कहते हैं इसे, तो यहाँ पर देखो 5वां जो कार्बन है उसका जो फास्फेट समूह है वो फ्री है, किसी दूसरे न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है, तब इसे कहते हैं 5' सिरा, 5' इंड। ठीक है, ये हो गया 5'। तो जिधर 5' होगा उसी साइड में 3रा कार्बन हमेशा फ्री होगा। देखो 3रे कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो फ्री है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, 3' सिरा। ठीक है, 5' के सामने 3' एंड। अब इसके अपोजिट में आप आओगे तो यहाँ पर पाओगे कि 3रा कार्बन किसी भी और किसी न्यूक्लियोटाइड से नहीं जुड़ा है, यानी 3' सिरा यहाँ पर फ्री है। तो जब 3' इधर है तो 5वां इधर होगा। 5' कार्बन जो है फास्फेट समूह यहाँ पर फ्री है, तो ये क्या कहलाएगा, 5' सिरा। यानी एक तरफ 5' है तो दूसरी तरफ उसके अपोजिट में कौन होगा, 3'। एक तरफ 3' है तो उसके अपोजिट में हमेशा 5'। ये डीएनए की सिराएं होती हैं, एंड। उम्मीद है कि आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आया है। ये बहुत आसान है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो। अब ये आपके केमिकल स्ट्रक्चर्स मैंने गूगल से उठाए, आप देख सकते हो कैसे पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है। ये क्या कहलाता है, पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजन क्षार होता है तो क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। लेकिन जब पेंटोस शर्करा के साथ फास्फेट समूह भी जुड़ जाए और नाइट्रोजन क्षार भी जुड़ जाए, देखो फास्फेट ग्रुप भी है और नाइट्रोजन क्षार भी है और पेंटोस शर्करा भी, तब ये क्या कहलाता है, तब ये न्यूक्लियोटाइड कहलाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये OH लिखा है तो ये गलत है, यहाँ पर H होगा डीएनए के केस में, इन द केस ऑफ डीएनए। आरएनए के केस में सही था, डीएनए के केस में। अब वही चीज़ जो मैंने आपको फिगर बना के दिखाया है वो यहाँ पर केमिकल स्ट्रक्चर के तरीके से आप देख सकते हो कि एक न्यूक्लियोटाइड में प्राइमरी कार्बन से जुड़ा होता है नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, ये पूरा नाइट्रोजन क्षार है। 5वें कार्बन से जुड़ा होता है, देखो 5वें कार्बन से जुड़ा होता है फास्फेट समूह PO4, और एक न्यूक्लियोटाइड के 3रे कार्बन से जुड़ा होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फास्फेट समूह। अब यहाँ पर बॉन्ड बताए हैं,
नाइट्रोजन क्षार जहाँ जुड़ता है उसे कहते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और फास्फेट समूह दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जहाँ जुड़ता है उसे कहते हैं फास्फोडाइस्टर लिंकेज, और यहाँ पर इसे कहते हैं फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। बस अब जो संरचना मैंने आपको बनाई थी अभी वो ये है कि ये एक स्ट्रैंड हो गया 5' to 3', और तो इसके अपोजिट में हमेशा 3' और 3' के अपोजिट में हमेशा 5' एंड होगा। ये देखो फास्फेट समूह है, पेंटोस शर्करा है, नाइट्रोजन क्षार है। एडेनिन हमेशा थाइमिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, थाइमिन हमेशा एडेनिन से जुड़ता है डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से जुड़ता है 3 बॉन्ड के साथ, 1 2 3, ठीक है। बस साइटोसिन भी हमेशा ग्वानिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगा। देखें ये स्ट्रक्चर है डीएनए का, जिसमें ये पेंटोस शर्करा है, फास्फेट समूह, फास्फेट ग्रुप, नाइट्रोजन, 3 चीज़ें होती हैं, पेंटोस शर्करा, फास्फेट समूह, नाइट्रोजन क्षार। पेंटोस शर्करा के प्राइमरी कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ता है, फास्फेट समूह से 5वें कार्बन पर जुड़ता है, pentose sugar. Deoxyribose sugar is a pentose sugar with 5 carbon atoms. 2. Phosphate. The 4th carbon atoms. 5. 3. Pyrimidides. अब ये बता दे रहे हैं नाइट्रोजन क्षार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे और कुछ खास नहीं है, ठीक है। बस तो इतना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा पहले कि डीएनए की संरचना आखिर होती कैसे है, किसकी बनी होती है। जितना जितना आपको बताया ना स्टेप बाय स्टेप आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो आपको बताया जाएगा, लेकिन पहले आपको इतना पढ़ना होगा कि आप पहले डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओ कि कैसे बनता है, और फिर उसके बाद आगे पढ़ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक जल्दी बताया जाएगा। धन्यवाद।